गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। चलो जी, आ जाओ। जैसा कि आप लोगों को पता है, अन अकेडमी भी पढ़ाता हूं मैं। अन अकेडमी पे जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं, उससे पहले एक ऑप्शन आता है डिस्काउंट कोड अप्लाई करने का। ठीक है, तो वहां पे आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है AVS10। इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा ये बेनिफिट होता है कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाते हो। हर टीचर के कोड होते हैं, जितना ही कोड अप्लाई होता है उसी से पता चलता है कि इस एजुकेटर के थ्रू, इस टीचर के थ्रू अन अकेडमी पे इतना बच्चा आ रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, इस कोड को लगाने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मेरे ही बैचेस देख पाओगे। अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल कहने का मतलब आप किसी इंडिविजुअल बैच या किसी इंडिविजुअल टीचर के लिए पे नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने AVS10 कोड लगा के तो अमन वशिष्ठ के ही बैचेस देख पाओगे। अगर आपने SSC कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया है तो SSC कैटेगरी में जितने टीचर पढ़ा रहे हैं, ये तो यहाँ पे 5-10 के नाम लिख रखे हैं, टोटल कम से कम ज्यादा नहीं तो 150 टीचर हैं। उनमें से जो आपको पसंद आए, जो आपको पसंद आए, कोई भी किसी भी टीचर के लिए अलग से फीस पे करने की जरूरत नहीं है। जो मर्जी टीचर छांट सकते हो। उनके जितने बैचेस आते रहे, CGL के लिए बैच आया, CHSL के लिए बैच आया, CPO के लिए बैच आया, स्टेनो के लिए बैच आया, MTS के लिए बैच आया, जो आपको बैच देखना है, जो आपको टीचर जिससे पढ़ना है, कोई दोबारा फीस पे करने की आवश्यकता नहीं। एक ही हर संडे को टेस्ट होता है। कोई फ्री की चीज में अनलॉक करने के लिए कोड मांगे तो AVS10 कोड का यूज कर दिया करो। जो विनर्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, फ्री सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। और इस कोड को एज डिस्काउंट लेने के लिए आप नीट में, UPSC में, बैंक में, रेलवे में हर जगह यूज कर सकते हो। ठीक है जी, अब मैं आपको मेरे बैचेस का बता देता हूँ। पिछले महीने मेरा एक वोकैब का बैच आया था। अभी पिछले महीने वाला क्यों बता रहा हूँ अभी बताता हूँ। क्योंकि बेसिकली पहले मैंने सोचा था कि एक ही महीना ये बैच चलाऊंगा, लेकिन इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, बच्चों को ये काफी पसंद आया। इसके अंदर मैं पिक्चर्स के थ्रू बेसिकली वोकैब पढ़ा रहा हूँ, पिक्चर्स के थ्रू, रूट वर्ड के थ्रू, नेमोनिक्स के थ्रू। समझ आ रही है बात? तो उनके थ्रू वोकैब याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे को, तो उसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। तो बच्चे कहने लगे कि इसको और कंटिन्यू कर लो, तो मैं इसको आगे और कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब आप अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ये वाला बैच भी करना है ना, क्योंकि जो इसमें वर्ड पढ़ा दिए वही वर्ड तो दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं अब आगे अगले महीने में। तो ये वाला बैच भी आपको नजर आएगा, और वोकैब रिकॉर्डेड भी देख लोगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो वोकैब वाला जो ये वाला बैच है 19 मई से 19 जून तक जो चल रहा है, ये भी आपको लगाना है। इसके बाद जो नया बैच आएगा, जो लगभग 23 जून के आसपास से आएगा, वो भी लगाना है। तो ये 2 बैचेस हो जाएंगे आपके वोकैब के। इसमें आपकी काफी हद तक वोकैब कवर हो जाएगी। ठीक, और अगर कोई थ्योरी पढ़ना चाहता है, जो जून में कोई बैच नहीं है मेरा थ्योरी का, 2 महीने में एक बार बैच आता है मेरा थ्योरी का, तो वो 18 जुलाई के आसपास आएगा। अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते तो 18 मई को एक बैच आया था, उसमें 10-12 क्लासेस गई हैं, आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक, जो भी इंटरेस्टेड हो, देखो अन अकेडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, सिर्फ मेरा क्या क्या कंटेंट मिल जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। 2 महीने का एक थ्योरी का बैच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चैप्टर कवर होते हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक के। 2 महीने के वोकैब के बैच आपको मिल जाएंगे। एक तो अभी खत्म होने वाला ही है, 1 महीना अभी कम से कम और चलेगा। अच्छा, कम से कम 2 महीने के आपको प्रैक्टिस बैचेस मिल जाएंगे। यानी इतना कंटेंट तो मेरा पड़ा है अन अकेडमी पे। ठीक है जी। अब इसके अलावा जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे AVS10 कोड लगाने के बाद जो सब्सक्रिप्शन है 1 साल का, शायद 5850 का पड़ता है। उस सब्सक्रिप्शन में आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, और मेरा जो कंटेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, चलो जी, इस पे आ जाओ। होमर भाई की कोई शिकायत है? होमर भाई की शिकायत है, हमारे लिए तो सब रिकॉर्डेड है, आप कमेंट सुनते नहीं हो। अच्छा, ठीक है होमर भाई, फिर किसी और से पढ़ लो। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, अगर आपको लगता है कि मैं बढ़िया नहीं पढ़ाता, तो किसी और से पढ़ लो। ऐसी कोई जबरदस्ती थोड़ी है भैया कि मैं ही मेरे से ही पढ़ना है। अब मैं तो अपने बारे में बताऊंगा, आपको मुझसे अच्छा लगे तो मुझसे पढ़ लो, नहीं तो किसी और से पढ़ लो, है ना होमर भाई। ऐसी क्या जबरदस्ती है, मेरे ही क्यों चेप हो रहे हो? किसी से पढ़ो, जिससे आपका मन करे उससे पढ़ो।
बथेरे टीचर हैं, बथेरी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी मर्जी से पढ़ो, क्या जरूरी है? हैं? मैं तुम्हारा कौन से चाचा का लड़का हूं भी मेरे से ही पढ़ना जरूरी है, मेरा ही काम चलाना जरूरी है? और बथेरे हैं, किसी से भी पढ़ो। मेरे अंदर बच्चे अकड़ बहुत ज्यादा है, घमंड भी बहुत ज्यादा है ना? मेरे अंदर बहुत ज्यादा अकड़ है, बहुत ज्यादा घमंड है, महाघमंडी इंसान हूं मैं, ठीक? हाँ, तो मेरे से बिल्कुल मत पढ़ना। मुझसे बिल्कुल मत पढ़ना, किसी और से पढ़ना, ठीक है? और बताओ, और किसी को कोई दुख दर्द हो, कोई शंका हो, कोई मेरे से कंप्लेन हो तो बताओ। चलो जी, आ जाओ। कंजंक्शन की क्लास 2 है, कंजंक्शन लेक्चर नंबर 2 है ये। आ जाओ जरा, इसमें बताओ जरा क्या है। ऐसे और लेटर के लिए क्या करूं ध्रुव? हर्षित, एक मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी स्पोकन और टीयर 3 के लिए, उसी में स्पोकन का बता रखा है, उसी में टीयर 3 की तैयारी कैसे करनी है वो भी बता रखा है, ठीक है? बुक्स जो रेफर करना चाहते हो, एसपी बख्शी की डिस्क्रिप्टिव एक किताब आती है, वो ले सकते हो, ठीक? हाँ जी, इसमें बताओ जरा। बहुत बढ़िया। साथ में कोशिश किया करो कि आंसर जब बताओ ना, तो कोशिश किया करो थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी कर दो कि ऐसा कर क्यों रहे हो। थोड़ा सा कोशिश किया करो कि उसको एक्सप्लेन भी कर दो कि ऐसा कर क्यों रहे हो। इसी चैनल पे बनाई थी महावीर जाखड़, इसी चैनल पे भैया, यही चैनल अपना एक, इसी पे बनाई थी कि स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, अभी थोड़े दिन पहले बनाई थी वीडियो, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो भैया इसमें बात ये थी कि यहाँ पे ओपन वर्ब है, ही इसका सब्जेक्ट है, तो एक क्लॉज तो आपका ये हो गया, ठीक है? ही ओपन द वुडन बॉक्स, ठीक? और दूसरा जंप्ड वर्ब है, रैट इसका सब्जेक्ट है, आज रैट जंप्ड आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं। अब दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए कितनी कंजंक्शन लगती है? अगर मुझे दो क्लॉजेज को जोड़ना है तो उनके लिए कितनी कंजंक्शन लगती है? एक ही कंजंक्शन लगती है। अगर कोई को रिलेटिव कंजंक्शन आए तो बात हो रहा है, जैसे ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट और, वो तो एक ही चीज माने जाएंगे, वो तो एक ही कंजंक्शन के दो पार्ट माने जाते, हाँ के ना? यहाँ पे एज सून एज और देन, ये दोनों तो कोई को रिलेटिव कंजंक्शन है नहीं, तो दोनों में से एक ही रहनी चाहिए, दोनों में से एक ही रहनी चाहिए। अब एज सून एज को हटाएं कि देन को हटाएं? एज सुन एज को हटा दें कि देन को हटा दें? अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है और लेफ्ट टू राइट ही समझी जाती है, तो लेफ्ट को बेस मान के राइट में करेक्शन करेंगे, यानी ये वाला पार्ट हटाएंगे। बस ध्यान रखना, ये जो अभी बात बोली ना, टेंस चैप्टर पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि पता चले कि सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे दे रखा है, उस यस्टरडे को देख के आपको वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना था, आपने क्या किया, वहां पे फ्यूचर दे रखा, यस्टरडे को काट के टुमारो कर दिया। तो टेंस चैप्टर पे ये बात अप्लाई मत कर देना, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस चेंज होगा। बस बाकी सब चैप्टर पे ध्यान रखना, लेफ्ट को बेस मान के राइट में करेक्शन करते हैं जनरली, आमतौर से, इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है लेकिन आमतौर से ऐसा करते हैं। इसमें बताओ जरा। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं बच्चे जो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, दिव्यांश सीनियर, अपने आप में कंपैरेटिव होता है, इसकी कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं होती।
इस वर्ड का नेचर ही कंपैरेटिव है, हमेशा ही कंपैरिजन के लिए यूज होता है, सीनियर, जूनियर, प्रायर। अब ये वाला तो बड़ा आसान है। अब आपने पढ़ रखा होगा नो सूनर के साथ, नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है। नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है। नेक्स्ट आ जाइए, ये को रिलेटिव कंजंक्शन पे बेस्ड है बच्चे। ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। यहाँ पे नो सूनर के साथ जो पेयर है, क्योंकि सूनर और नो ये अपने आप में कोई कंजंक्शन थोड़ी है। ये सूनर और नो ये अपने आप में कोई कंजंक्शन थोड़ी है। अगर ये कंजंक्शन नहीं है तो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ोगे कैसे? ये दो क्लॉज है, इनको जोड़ोगे कोई ना कोई कंजंक्शन तो लगाओगे ना यार। बिना कंजंक्शन के दो क्लॉज कैसे जोड़ेंगे? जो कंजंक्शन का काम करना है वो देन नहीं तो करना है। हाँ, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का जोड़ा जरूर है कि नो सूनर के साथ देन आता है, लेकिन नो सूनर अपने आप में थोड़ी कोई कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम तो इसमें से देन ही करता ना। ये वही बात है जैसे मान लो ईदर के साथ और आता है, जैसे ईदर और है। अब इन दोनों में से अगर देखोगे तो कंजंक्शन तो और है ना, ईदर कोई कंजंक्शन थोड़ी होती है। ये कोरिलेटिव में भले इसके साथ चलती है, लेकिन कंजंक्शन वाला जो रोल है वो तो और प्ले करता है ना। सेम वही बात है कि नो सूनर का देन के साथ पेयर है, लेकिन भैया कंजंक्शन का काम तो देन के साथ करेगा ना। नेक्स्ट भाव, इसमें बताओ जरा। होमर भाई पता है बात क्या है, बुरा मानने वाला अब तुम समझ नहीं रहे। तेरे एक कमेंट से जो लोग जिन्होंने मेरा कोई कोर्स नहीं ले रखा उनके माइंड में क्या इमेज आएगी? तू अपना फीडबैक देना। अगर अगर तू मेरे से पढ़ा है, अगर तू मेरे से किसी भी पेड बैच में पढ़ा है, मुझसे कभी प्रूडेंस में पढ़ा, पैरामाउंट में पढ़ा, मेरी ऐप पे पढ़ा, अनअकैडमी पढ़ा, तू जैसा मैंने पढ़ाया उसका फीडबैक दे। वो अच्छा है बुरा है, तेरा फीडबैक देने का पूरा राइट है। और बोल ना, मैं तुझे तेरा कमेंट डिलीट करूंगा ना, मैं तुझे ब्लॉक करूंगा, तेरा फीडबैक देने का पूरा राइट है। ठीक है? अब पहले तो कुछ लिख रहा है, फिर मैंने तुझे बोला, फिर तू कह रहा नहीं सर पढ़ाते तो आप अच्छा हो। तो भैया जो जैसी चीज है उसको वैसे प्रेजेंट करो ना। दूसरे आदमी के माइंड में क्या इमेज जाएगी? अगर तू मुझसे पढ़ा है, अगर तूने मेरा कोई भी पैसे खर्च करके जीवन में कहीं भी तो मुझसे पढ़ा है, तो मुझे उन पैसों का तेरा हक अदा करने का पूरा हक बनता है। अगर मैंने वो हक अदा नहीं किया, आपने पैसों में कोई मेरा कोर्स खरीदा, कुछ खरीदा और उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप यहां पे कमेंट करो और मैं आपका कमेंट डिलीट नहीं करूंगा, बल्कि और बोल तेरा कमेंट में पिन कर दूंगा मैं कि ये मेरे बैच का फीडबैक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पॉजिटिव इतने कमेंट आते हैं, मैंने चाहूं तो किस किस के, वो बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं उस कमेंट को पिन नहीं कर सकता, खुद पिन कर सकता हूं, 4-50 लोगों को दिखा सकता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकता हूं उसके, लेकिन मैं वो काम करता नहीं। लेकिन नेगेटिव होगा ना अगर तेरा, तो पिन करके दिखा दूंगा और बता। लेकिन जो जैसी चीज है उसको वैसा रिप्रेजेंट करना भाई। चलो इसमें बताओ, इसमें बताओ जरा। एज क्विक एज भी सही है, एज क्विकली एज भी सही है, डिपेंड करता है कंपैरिजन किसका करना है। दो इंसानों का कंपैरिजन करना है तो एज क्विक एज आएगा, दो एक्शंस का कंपैरिजन करना है तो एज क्विकली एज आएगा। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करो, इस सेंटेंस का मीनिंग निकालने की कोशिश करो। याद है कल एक सेंटेंस आया था जिसमें व्हेन कट के सिंस आया था। याद है कल एक वर्ड आया था जिसमें व्हेन कट के सिंस आया था। देखना जरा उसमें सेंस कैसी आ रही थी, जब से मैं उससे मिला हूं, जब से मैं उससे मिला हूं वो कॉल कर रहा है मुझे हर रोज। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ये 55 वीक्स अगो, ये 55 हफ्ते पहले की बात है, ये 55 हफ्ते पहले की बात है जब मैं उससे मिला था ताजमहल के पास। तब से अब तक कोई काम चल रहा है ऐसा कुछ यहां पे हिंट है? तब से अब तक यहां पे कोई काम चल रहा है ऐसा कोई हिंट है क्या? हाँ जी। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, तो यहां पे सिंस नहीं आएगा, क्योंकि सिंस के दो मतलब होते हैं, एक तो क्योंकि और एक मतलब होता है जब से। ऐसा कुछ यहां पे है नहीं,
क्योंकि सिंस यहाँ पे लगा होता तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट और इस साइड पे सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट वो सब भी करना पड़ता अपने को, वो सब तो यहाँ पे हो नहीं रहा, वैसा वाला कोई मीनिंग भी नहीं है। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हो कि ये 55 हफ्ते पहले की बात है जब मुझसे मिला था, ये 55 हफ्ते पहले की बात है जब मैं उससे मिला था। अब यहाँ पे वैसे आपको व्हेन भी सही लगेगा, वैसे आपको सुनने बोलने में व्हेन भी सही लगेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इतना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये इतना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। ये 55 हफ्ते पहले की बात है, ये टाइम के लिए इट वॉज मोर देन 55 वीक्स अगो, ये 55 हफ्ते पहले की बात है। यहां पे आप दैट से अगर क्लॉज बना दोगे ना तो भी काम चल जाएगा, और व्हेन से बना दोगे तो भी काम चल जाएगा। It was 55 weeks ago that she met me near Taj Mahal. It was more than 55 weeks ago when she met me. दोनों से चल जाएगा, दैट लगा दोगे तो भी चल जाएगा, व्हेन लगा दोगे तो भी चल जाएगा, हल्का सा मीनिंग में डिफरेंस है, ग्रामेटिकली दोनों यहाँ पे जस्टिफाई कर जाएंगे। इतनी कहानी क्लियर है। बुक्स में आपको ज्यादा आंसर यहाँ पे दैट मिलेगा, वैसे दैट भी लगा सकते हो, व्हेन भी लगा सकते हो। इसमें बताइए जरा, देखो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है, इस सेंटेंस का मीनिंग देखना, ये जो दैट होती है जब ये कंजंक्शन होती है तब इसका मतलब, सिंपल कंजंक्शन होती है तब इसका मतलब होता है की, ठीक है। ये 55 हफ्ते पहले की बात है कि, ये 55 हफ्ते पहले की बात है कि वो मुझसे मिली थी ताजमहल, ये ताज होटल के पास। ये 55 हफ्ते पहले की बात है जब वो मुझसे मिली थी। कुछ आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अब होता क्या है, ये व्हेन ना, ये व्हेन तब प्रेफर किया जाता है जब बेसिकली दो एक्शन हो, ये जब दो एक्शन हो। बेसिकली यहां पे जो दूसरा वाला है ना, ये कोई एक्शन नहीं है अपने आप में, ये जो दूसरा वाला है ये अपने आप में कोई एक्शन नहीं है। कि मैं यहां पे, समझ आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं? देखो अब यहां पे थोड़ा सा मेरा दिल नहीं मान रहा, क्योंकि यहां पे दैट ज्यादा बढ़िया है, बच्चों को बोलने सुनने में व्हेन भी ठीक लगता है। अब मैं अगर उनको दैट समझाने की कोशिश करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने व्हेन भी लिख दिया था यहां पे। लेकिन ज्यादा बढ़िया है कि आप यहां पे दैट का ही यूज करो, व्हेन का यूज ना करो। उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। ये व्हेन अपन कब लगाते हैं? व्हेन अपन तब लगाते हैं बेसिकली जब दो एक्शन की बात हो रही हो, कि दो एक्शन हो रहे थे, ये हुआ था तब ये हुआ था, ऐसा कुछ करके। अब इस साइड पे मिलना, ये तो एक एक्शन है। अब मुझे बताओ ये कोई एक्शन है कि ये पूरा का पूरा सिर्फ टाइम को ही बता रहा है? ये अपने आप में कोई एक्शन है कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम को ही बता रहा है? इसमें अपने आप में कोई एक्शन है? इसमें अपने आप में कोई एक्शन नहीं है, इसलिए यहां पे व्हेन को आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए, दैट को ही यहां पे प्रेफर करना चाहिए आपको। अब मुझे लगता है शायद बात आ गई होगी समझ में, अब कुछ क्लैरिटी आई। व्हेन अपन तब लगाते हो, व्हेन अपन तब लगाते हो जब बेसिकली दो एक्शन है, कि मैं पार्क में चल रहा था, जब मैंने एक सांप देखा, एक्सीडेंट हो गया जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था। दोनों एक्शन होंगे, दोनों अपने आप में एक्शन होंगे। अब यहां पे एक साइड पे तो एक्शन है और दूसरी साइड पे कोई एक्शन नहीं है, तो उसके लिए व्हेन नहीं, आपको दैट को प्रेफर करना चाहिए। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट पा जाइए, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, या तो तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, या तो तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, या तो तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए पुलिस को, या तो तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए पुलिस को, या तैयार रहना चाहिए किसी भी लॉस के लिए, किसी भी संभावित लॉस के लिए फिर तुम्हें तैयार रहना चाहिए। अब ईदर के साथ किसका पेयर है भैया? ईदर के साथ किसका पेयर है? ईदर के साथ पेयर है और का। ईदर के बाद भी वर्ब आ रही है, और के बाद भी वर्ब आ रही है, तो इसके अंदर तो यहाँ पे ईदर और के उस पोजीशन में तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट बाजी, साफिर अहमद दैन कहां पढ़ा है यार? दैट पढ़ा है, दैट।
देन थोड़ी लिखा है वहां। इसमें बताओ जरा। एक पार्ट एक्टिव में और दूसरा पार्ट पैसिव में, हाँ बच्चे हो सकता है, क्या दिक्कत है उसमें? क्या ऐसा कुछ होता है कि एक बार एक्टिव में आ गई तो दूसरा पैसिव में ही आएगा, मतलब दूसरा एक्टिव में ही आना मैंडेटरी होता है? कोई जरूरी नहीं है। इसमें बताओ। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। सूनर हैड ही कम हिज कॉलीग्स ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। अब यहाँ पे या तो नो सूनर वाला पेयर होता, या तो नो सूनर होता, इधर देन होता, लेकिन उसके लिए तो फिर दो दो पार्ट में एरर करने पड़ेंगे मुझे। या तो नो सूनर देन वाला पेयर बनाऊंगा तो दो दो पार्ट में एरर करने पड़ेंगे कि जैसी वो आया उसके कलीग्स ने पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, या तो कुछ ऐसा करते। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक काम करो, इसको चेंज करके एज सून एज ही कम कर दो, एज सून एज ही केम कर दो। जैसे आप ऐसा कर दोगे तो फिर ये सही हो जाएगा, जैसे ही वो आया उसके कलीग्स ने पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कर दी। या तो नो सूनर वाला बनाओगे तो फिर देन से बनाना पड़ेगा, नो सूनर हैड ही कम देन हीज कलीग्स, या तो ऐसे बना लो, क्योंकि पूरा का पूरा एक ही पार्ट में, तो ऐसे बना दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, एज सून ऐसे बना लो कि जैसी वो आया उसके कलीग्स ने पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी। एज सून एज ही हैड कम नहीं, एज सून एज ही केम, एज सून एज ही केम ना कि एज ही हैड कम, क्योंकि एज सून एज तब लगता है जब दोनों एक्शन साथ में और होते हैं। ध्यान से सुन लो मैंने क्या बोला, दो तरीके से इसको ठीक कर सकते हो। नो सूनर हैड ही कम देन हिज कलीग्स, ए पार्ट में ही है सारा कुछ, या तो ऐसा बना दो कि जैसे ही वो आया उसके कलीग्स ने ऑर्गेनाइज कर दी पार्टी। नो सूनर भी वही लगभग वही मीनिंग देता है कि वो आया ही था कि पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कर दी उसके कलीग्स ने। या फिर जैसे ही वो आया गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कर दी, एज सून एज ही केम, फिर ये केम में आ जाएगा। अगर नो सूनर लगाओगे तो हैड ही कम वाले परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर से चलाओगे, और एज सून एज लगाओगे तो दोनों का टेंस सेम होना चाहिए, फिर वो केम से चलेगा। दो तरीके से आप इसको ठीक कर सकते थे। नेक्स्ट बात, इसमें बताओ जरा। एज से भी बना सकते हो भाई, एज से भी बना सकते हो, या फिर थोड़ा सा देखना पड़ता है कि वो क्या मीनिंग देना चाह रहा है। उसने सूनर वूनर लगा रखा है, शायद वो ये कहना चाह रहा है कि जैसी वो आया ये काम हो गया, शायद वो ये कहना चाह रहा है, इसलिए एज नहीं लगा रहे। ग्रामेटिकली तो एज से भी ठीक हो जाएगा, और बहुत सारी कंजंक्शन है जिनसे ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ये कल भी आया था कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद हो, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड। अब मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर आप इस सेंटेंस को ऐसा लिख दो, जैसे द रीजन वगैरह कुछ मत लिखो, आप लिखो ही वॉज रिजेक्टेड और ये वर्ब भी मत लगाओ। ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही वॉज टू यंग, ही वॉज रिजेक्टेड, अगर आप ये इतना ही सेंटेंस लिखोगे, ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही वॉज टू यंग, या तो ऐसा लिख लो भैया, है ना। अगर आपको रीजन बताना है फिर तो बिकॉज कंजंक्शन का यूज करते हैं, रीजन बताने के लिए बिकॉज कंजंक्शन का यूज किया जाता है। अगर आप सेंटेंस में ही रीजन शब्द लिखे बैठे हो तो फिर बिकॉज कंजंक्शन का यूज करोगे क्या, तो सुपरफ्लस हो जाएगा। कुछ आ रही बात समझ में? अगर आपने रीजन वर्ड का यूज कर दिया फिर भी आप वहां पे बिकॉज कंजंक्शन का यूज कर रहे हो तो बेवकूफाना है। वॉज दैट करो, की सिंपल कंजंक्शन लगाओ। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। इससे पता चलेगा कि कितना आप लोगों को याद रहता है। ABCD कमेंट मत करना, ABCD कमेंट मत करना, मुझे आंसर बताओ क्या आएगा यहाँ पे।
ABCD कमेंट मत करना, मुझे आंसर बताओ यहाँ पे क्या आएगा। आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा यहाँ। अभी तक सिंगल एक बच्चे का भी आंसर सही नहीं है। अभी तक एक बच्चे का भी आंसर सही नहीं है। जो बच्चे तुक्के मार रहे हैं कि सिंस को काट के बिकॉज कर दो, भैया सिंस का एक मतलब क्योंकि भी होता है। सिंस का एक मतलब क्योंकि भी होता है। सिंगल एक बच्चे का आंसर सही नहीं है। और अगर आपको याद हो तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल पढ़ाया था। हम आज नहीं तो कल, हम आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल हम सब मरने ही वाले हैं। क्योंकि मैन मॉर्टल है, मैन जो होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, नश्वर होते हैं, और डेथ जो होता है उसे कभी टाला नहीं जा सकता। अब यहाँ पे जो आंसर है, अब आपको थोड़ा जलील महसूस होगा जब मैं आंसर बताऊंगा। ऐसी कौन सी कंजंक्शन होती है जिनसे पहले कॉमा भी लगाया जाता है। कंजंक्शन भी आए और उससे जस्ट पहले कॉमा भी आए, कंजंक्शन भी आए और उससे जस्ट पहले कॉमा भी आए। ये कैसी कंजंक्शन का हिंट है? ये हिंट है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आनी चाहिए थी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आनी चाहिए थी, ये इस बात का हिंट है। अब या तो यहां से कॉमा हटा दो, और तुम्हें पता है कि कॉमा वॉमा के एरर तो कभी आते नहीं एसएससी में। एसएससी में कॉमा वॉमा के एरर तो आते नहीं कि ये कॉमा हटवाना चाहता होगा, तो इसका मतलब ये तुमसे बनवाना चाह रहा है कि यहाँ पे फॉर आएगा। कल पढ़ाया था अगर तुम्हें याद हो, कुछ याद आया कि फॉर जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम करती है तो उसका मतलब बिकॉज होता है। ये था जी थोड़ा बढ़िया लेवल, ये था थोड़े बढ़िया लेवल का सेंटेंस। जब इस टाइप का सेंटेंस आएगा तो कोई 1000 में से एक आध बच्चा ही कर पाएगा। अरे याद आया, कल पढ़ा के गया था ये, और आज पूरी क्लास में से सिर्फ एक बच्चे ने भी सही बता दिया हो तो देख लो। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर पढ़ा दिया जाए तो भी बच्चे को याद नहीं रहता, आइडेंटिफाई नहीं होता। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। कॉमा हटा दो तो भी सही हो जाएगा, कॉमा हटा दो तो भी सही हो जाएगा। अगर कॉमा हटा के सिर्फ सिंस लिखा होता तो सही हो जाता। सिंस का मतलब भी क्योंकि होता है, सिंस शुरू में भी आ जाता है, सेंटेंस के बीच में भी आ जाता है, सिंस दोनों जगह करेक्ट है। पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा है फॉर, इसीलिए तो आता है भैया। तुम्हें पढ़ने में अजीब लगेगा, तुम टिकाओगे एरर, और वहीं पे फॉर लगना था। देखो फॉर को हमने आज तक सिर्फ प्रीपोजिशन बनते हुए देखा है, इसलिए हमें अजीब लगता है। डिक्शनरी में टाइप करो, 5-10 सेंटेंस लिख मारो, फॉर के सही लगने लग जाएगा फिर वो आपको। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। हाँ जी, क्योंकि वो बेड रिडन रहा है 2 महीने से ज्यादा। क्योंकि वो बेड रिडन रहा है मतलब बीमार वगैरह होगा, बेड पे पड़ा रहा है 2 महीने से ज्यादा, इसलिए उसे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा काम करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे 2 क्लॉजेज हैं, एक तो ये वाला क्लॉज है, अच्छा, और एक ये वाला क्लॉज है जिसका सब्जेक्ट यू है। 2 क्लॉजेज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगती है भैया एक। अभी बिकॉज और देयरफॉर का कोई को रिलेटिव का पेयर नहीं है, तो ये कंजंक्शन फालतू है, यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं आएगी। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे एक चक्कर हो रहा है, यहाँ पे एक चक्कर हो रहा है, यहाँ पे एक चक्कर हो रहा है कि बिकॉज से जनरली हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते, बिकॉज से हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते, है ना, बिकॉज से हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते। तो ये थोड़ा सा ना सेंटेंस बनाने में थोड़ा लोचा रह गया, यहाँ पे उसको एज वगैरह देना चाहिए था। ये सेंटेंस बनाने में थोड़ा सा लोचा रह गया, यहाँ पे एज वगैरह दे के ये एरर बनवाना चाहिए था। हालांकि हालांकि देखो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में बिकॉज के सेंटेंस की शुरुआत कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरानी ग्रामर के हिसाब से बिकॉज तब लगाया जाता है जब आपको उस क्लॉज पे स्ट्रेस डालना हो। बिकॉज तभी प्रेफर किया जाता है जब सेंटर में कंजंक्शन लिखनी होती है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको टाइपिंग एरर मान लेता हूं मैं, इसको मैं टाइपिंग एरर मान लेता हूं, वरना तुम क्या कहोगे फिर कि बिकॉज में एरर करो और वहां पे कुछ लिखो, ऐसा कुछ करो, है ना। अगर मैं मान लो बिकॉज को हटा दूं और यहाँ पे सो लिख दूं तो भी ठीक हो जाएगा। अगर मैं मान लो बिकॉज को हटा दूं और यहाँ पे सो लिख दूं तो भी ठीक हो जाएगा। सो या देयर फॉर ही पड़ा रहने दूं, भले ही देयर फॉर ही पड़ा रहने दूं और ये कॉमा से हटा दूं तो सही हो जाएगा। तो इसको मैं टाइपिंग एरर मान लेता हूं यार, इसको मैं टाइपिंग एरर मान लेता हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे।
इसको मैं टाइपिंग एरर मान लेता हूं वरना आप परेशान रहोगे। इसमें ये मान के चलना है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, एज मान लेना। सोचो कि यहां पे एज ही लिखा हुआ है, सोचो कि यहां पे एज ही लिखा हुआ है। कहानी आई समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा। हाँ बच्चे, सिंस दोनों जगह आ सकता है, सिंस शुरू में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, मतलब सेंटर में भी आ सकता है और शुरुआत में भी आ सकता है। इसमें बताओ जरा। कृष्ण कुमार शर्मा, कॉमा का कॉन्सेप्ट बताइए। कल बताया था बच्चे, वो कल बताया था। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है लाइक वर्सेस एज पे, 2-3 बार आ गया इस टाइप का सवाल, लाइक और एज पे। अब यहां पे आगे कोई क्लॉज बना रहे हो क्या? नहीं बना रहे, तो फिर एज क्यों लिख रहे हो? लाइक और लिखो यहां पे, या तो सच एज लिख लिया करो, या तो सच एज लिख लिया करो, है ना, या तो सच एज लिख दो, फायर क्रैकर सच एज, वो भी चल जाएगा, वो भी वही लाइक वाला ही काम करेगा, वरना अकेला एज नहीं चलेगा। अकेला एज कंजंक्शन की तरह से काम करेगा, तो वहां पे आपको आगे क्लॉज बनाना पड़ेगा, क्लॉज कोई आगे बन नहीं रहा, तो यहाँ पे लाइक प्रीपोजिशन का यूज करो। नेक्स्ट पे आओ, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताइए। अभय, प्रिया, स्वाति, मिस्टन, स्ट्रीम, सुरेश, माधुरी, स्वाति, अविनाश, वंदना, दिव्या, मुकुंद, बहुत बढ़िया। अब आपने पढ़ रखा होगा, अब आप इसको चाहे प्रोनाउन चैप्टर का एरर मान लो, चाहे कंजंक्शन चैप्टर का एरर मान लो, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन ही तो होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन ही तो होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस प्लस कंजंक्शंस। तो आप उसको कंजंक्शन का एरर मान लो, चाहे आप इसको प्रोनाउन का एरर मान लो। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, अगर किसी नाउन पर एम्फोसिस डालने वाले वर्ड आए होते हैं तो फिर उसको रेफर करने का काम रिलेटिव प्रोनाउन दैट कर सकता है और कोई नहीं। इस पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। इसमें बताओ। फिर वही डिट्टो, है ना, लाइक वर्सेस एज का एरर। अब तो पहचान लेते हैं इसको। अब यहाँ पे आगे क्लॉज नहीं बनाना, तो यहाँ पे या तो लाइक लिख लो या फिर सच एज लिख दो, सच एज भी चल जाएगा। या तो लाइक लिख दो या सच एज लिख दो, सच एज इकट्ठा भी वही प्रीपोजिशन लाइक की तरह से काम करता है। अगर आप सच और एज को इकट्ठा लिख दोगे तो ये भी वही प्रीपोजिशन की तरह से काम करता है। या तो लाइक लिख दो या सच एज लिख दो, दोनों में से कोई भी लिख दो। इसमें बताओ जरा। कल परसों भी 1-2 कमेंट आए, रोज ऐसे कुछ ना कुछ कमेंट आते रहते हैं, फेसबुक पे मैसेज आते रहते हैं कि सर मुझसे चैप्टर वाइज एरर तो हो जाते हैं, मिसलिनियस एरर नहीं हो पाते। सर चैप्टर वाइज एरर तो हो जाते हैं, मिसलिनियस एरर तो नहीं हो पाते। इसके लिए जो भाई वाली सलाह है सिक्वेंशियल मैनर में, कि यहाँ से ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज रात को वीडियो बना के डाल दूंगा मैं कि सर मुझसे चैप्टर वाइज एरर हो जाते हैं, मिसलिनियस एरर नहीं होते, क्या करूं। ठीक है, इसमें जो भाई वाली सलाह है 4-5 मिनट की वीडियो में ही सारी चीजें एक्सप्लेन करके डाल दूंगा आज शाम को, उसको खुद भी देख लेना और जितना हो सके शेयर कर देना। मैंने कल भी आपको एक चीज समझाई थी कि एक लेवल से ऊपर जब वीडियो उठती है तभी यूट्यूब उसको आगे प्रमोट करता है।
अगर एक थ्रेश होल्ड लेवल को वीडियो पार करेगी तभी यूट्यूब आगे उसको अपने लेवल पे प्रमोट करेगा, तभी वो वीडियो 1 लाख 1.5 लाख व्यूज पार करती है। अगर वो वही पड़ी रहेगी 10,000 12,000 10,000 12,000 ये एवरेज हो जाएगी तो फिर वो प्रमोट नहीं हो। तो जितना हो सके उस वीडियो को शेयर कर देना भाई। आज फ्राइडे है, अब 2 दिन कोई क्लास भी नहीं है, अगली क्लास अपनी अब मंडे को होगी, मंडे टू फ्राइडे होती है अपनी क्लासेस, ठीक है। मंडे को अपनी दोनों क्लास होंगी, शाम को 5 बजे वाली भी होगी और रात को 10 बजे सीपीयू का पेपर डिस्कशन है वो वाली भी होगी। तब तक का आपके पास टाइम है, जितना हो सके भाई शेयर कर देना। विकेश कुमार लाइव बैच का बच्चे शुरू में बताया था, लास्ट में बताऊंगा अब। The construction of multi-story buildings near the airport is going on, yet the airport authority have objected it. जो कंस्ट्रक्शन है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एयरपोर्ट के पास में वो अभी भी चल रहा है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऑब्जेक्ट किया था, हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसको ऑब्जेक्ट किया था। अब पहली बात तो ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे टू प्रीपोजिशन आती है, ऑब्जेक्टेड टू इट, ऑब्जेक्ट टू समथिंग। एक तो ये भी होना चाहिए यहाँ पे, एक तो ये भी होना चाहिए ऑब्जेक्टेड टू इट, यहाँ पे ऑब्जेक्टेड टू इट होना चाहिए एक तो। और दूसरी बात मुझे बताओ कि अभी भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, अभी भी चल रहा है। हालांकि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, ऑब्जेक्शन पहले किया था, उल्टा रीजन देना है तो यहाँ पे येट तो रिजल्ट के लिए आता है और ये रिजल्ट नहीं है बच्चे, उल्टा रीजन है। तो यहाँ पे ऑल्दो या दो कंजंक्शन का यूज करना चाहिए था आपको। हालांकि मीनिंग देने वाला, लेकिन का मीनिंग नहीं, हालांकि मीनिंग देने वाले का आपको यूज करना चाहिए था यहाँ पे आपको। आई कुछ कहानी समझ में? ऑब्जेक्ट टू समथिंग, यू ऑब्जेक्ट टू समथिंग, एक तो यहाँ पे आई ऑब्जेक्टेड टू इट, एक तो टू भी आना चाहिए यहाँ पे। और दूसरी बात ये, अब ये मुझे लगता है टाइपिंग एरर रह गया होगा, प्रीपोजिशन चैप्टर में आते हैं इस टाइप के सवाल। नेक्स्ट पे जाइए। सीजीएल बच्चे अभी कम से कम 3-4 महीने कोई चांस नहीं है अजय कुमार, अपनी तैयारी बनाए रखें, प्रैक्टिस करते रहें, आपके पास और कोई इलाज नहीं है। जितना हो सके अपनी तैयारी को मेंटेन रखने पे काम करिए। पता चले कि आपकी पहले तैयारी अच्छी थी, आप ढीले पड़ गए और कोई और आगे निकल गया। हाँ जी, येट का मीनिंग होता है फिर भी, येट का मीनिंग होता है फिर भी। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिख दूं ना, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिख दूं, द एयरपोर्ट अथॉरिटी हैव ऑब्जेक्टेड टू इट येट द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। येट ना उस वाले क्लॉज से पहले लग सकता है क्योंकि वो क्या है, वो उल्टा रिजल्ट है। लेकिन अगर इस वाले क्लॉज से पहले लगाओगे तो इसको रीजन मानोगे। आ रही है बात समझ में? और यहाँ पे जो ये भी मैं देखना भूल गया यार, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी अगर ये पूरा का पूरा एक यूनिट की तरह से मानोगे तो इसके साथ वर्ब भी आपको सिंगुलर लगानी चाहिए थी। ये तीनों के तीनों ना, ये बेसिकली इसके अंदर कुछ टाइपिंग एरर रह गए हैं। जो मेन एरर कंजंक्शन चैप्टर का एरर था वो ये था, और खुशकिस्मती से चलो कम से कम ये हुआ कि ये तीनों एक ही पार्ट में थे। तो जिसने सी पार्ट मानना वो मान के चले होंगे कि आपको नंबर मिल गए। यहाँ पे अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरी की पूरी उस अथॉरिटी का नाम है, इंडिविजुअल मेंबर्स को रेफर नहीं कर रहे हो, पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को रेफर कर रहे हो, तो यहाँ पे हैज आना चाहिए था और ऑब्जेक्ट के साथ टू भी आना चाहिए था। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा। नेक्स्ट चैप्टर टेंस कर लेंगे बच्चे, अगला चैप्टर टेंस कर लेंगे, ठीक है। जो अगला चैप्टर पूछ रहे हैं मंडे को जो चैप्टर करेंगे टेंस कर लेंगे, टेंस, ठीक है। 10 चैप्टर के कर लेंगे अब आगे। इसमें बताओ जरा, इसमें बताओ जरा। ऐसे इंडिविजुअल्स जो ये काम लेते हैं, टेक अप मतलब उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो इस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो अक्सर अपनी जिंदगी को फ्रस्ट्रेटिंग पाते हैं। मतलब पुलिस की नौकरी की बात हो रही हो मान लो,
कि ऐसे लोग जो भी इस रोल को लेते हैं, यानी पुलिस वाला बनने का जो भी रोल लेते हैं, कहने का मतलब पुलिस वाले बनते हैं अपनी लाइफ में, वो अक्सर अपनी लाइफ को फ्रस्ट्रेटिंग पाते हैं। अब यहाँ पे आपको सुनने बोलने में पूरा सेंटेंस बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है सच एज और सच दैट का पेयर, अगर आपने पढ़ रखा है सच एज और सच दैट का पेयर, कुछ याद आया? ऐसे इंडिविजुअल्स जो, जैसा, जिसने, ये मीनिंग चाहिए हो, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए हो, तो भैया एज का यूज होता है सच के साथ। सच के साथ एज भी आता है, सच के साथ दैट भी आता है। ये आपको डाउट डिस्कशन की वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। अगर की वाला मीनिंग चाहिए होता है तो ये आता है, और जो, जैसा, जिसने मीनिंग चाहिए होता है तो ये आता है। ग्रामर से भी पढ़ाया था कि एज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से काम करता है, और दैट यहाँ पे सिंपल कंजंक्शन की तरह से काम करता है। सच के साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो एज आता है, सच के साथ सिंपल कंजंक्शन चाहिए तो दैट आता है। अब यहाँ पे टेक अप वर्ब का सब्जेक्ट बनना है, तो यहाँ पे प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन चाहिए, यानी एज आएगा। यहाँ सुनने बोलने में आपको लाख अजीब लगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि आपको अजीब लगेगा, आप एरर टिकाओगे जबकि सही होगा। इसमें बताओ जरा क्या आएगा? रमवीश बुंडेला, सच। हु के प्लेस पे दैट नहीं, हु के प्लेस पे एज। और ये सुनने बोलने में तुम्हें लगेगा बहुत अजीब, वो कॉन्सेप्ट पढ़ो, आपको फिर समझ में आएगा। इसलिए सच एज वाला एरर बहुत ज्यादा आता है ये, क्योंकि बच्चों को सुनने बोलने में बहुत अजीब लगता है। पढ़ाई नहीं हो रही, क्या करें? अजय कुमार, एक वीडियो बनाई थी बच्चे मैंने, जब से पेपर पोस्टपोन हुआ है पढ़ाई नहीं हो रही, क्या करूं? इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ी है, उसमें कुछ भाई वाली सलाहें दे रखी हैं, उनको देख लो। हाँ बच्चे, ये एनडीए या किसी भी जिसमें भी इंग्लिश आती है सबके लिए ये। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम एज ही वॉज हैंग टिल डेथ। वो गिल्टी पाया गया क्राइम का दोषी पाया गया, इसलिए उसे फांसी दे दी गई। अब ये जो फांसी देने वाला है, ये जो फांसी देने वाला एक्शन है, ये रीजन है कि रिजल्ट है? ये कारण है कि परिणाम है? हाँ जी, ये रीजन है कि रिजल्ट है? अब देखो, इसको कहते हैं रट्टू तोते, इसको कहते हैं रट्टू तोते। कॉमा देखा और कह रहे हैं 4 आएगा, कॉमा देखते ही कह रहे हैं 4 आएगा। अबे नकलियो, ये तो देख लो कि फॉर जब आएगा तो उसका मीनिंग क्या होता है। फॉर का मीनिंग क्योंकि होता है, फॉर का मीनिंग क्योंकि होता है। यहाँ पे आपको क्या कंजंक्शन चाहिए जिसका मीनिंग इसलिए होता हो? वह क्राइम का दोषी पाया गया इसलिए उसे फांसी दे दी गई। तो भैया यहाँ फॉर वॉर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सो या देयर फोर। ये तो रटने वाली बात हो गई। अब कॉमा पढ़ा दिया तो कॉमा के बाद आव देखा ना ताव देखा, हर जगह फोर फोर चिल्लाना शुरू कर दिया। अबे फोर जब कंजंक्शन होता है क्या मीनिंग होता है उसका? उसका मीनिंग क्योंकि होता है, बिकॉज जैसा मीनिंग होता है। मुझे यहाँ मीनिंग चाहिए इसलिए। इसमें बताओ जरा। इस टाइप के जो एनिमल है वो पाए जाते हैं बोथ इन एशिया एंड अफ्रीका। तो ये जो बोथ की पोजीशन है, ये फाउंड से पहले होनी चाहिए कि इन से पहले होनी चाहिए? ये जो बोथ की पोजीशन है, ये फाउंड से पहले होनी चाहिए कि इन से पहले होनी चाहिए? ये आएगा यहाँ। एक भाई कह रहे हैं एज वेल एज आ जाएगा, इसको कहते हैं कह रहे तो क्या निकालना था? दूसरी गलती और कर दी। बोथ के साथ पेयर तो भैया एंड का ही है, उसमें कोई गलती नहीं है। बोथ के साथ एज वेल आ जाए वो गलती हो जाती है। दिक्कत है यहाँ पे बोथ की पोजीशन की, कि भैया ये बोथ किन किन को ज्वाइन कर रहा था, इस फ्रेज को और इस फ्रेज को ज्वाइन करा। इन एशिया एंड इन अफ्रीका, इन 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड हो गया। अब ये बोथ इन दोनों को कनेक्ट कर रहा था, तो बोथ यहाँ पे आना चाहिए। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा क्या आएगा।
पढ़ो आराम से, पढ़ो, तुक्के मत मारो, देखो तुक्के मत मारो, पढ़ो आराम से, तुक्के मत मारो, पढ़ो आराम से। अब इसके अंदर कई तुक्के मार रहे हैं कि एज आएगा, है ना। एज कब लगाते हैं, थोड़ा सोचो क्या मीनिंग होता है, तुक्के मत बेड़ो, तुक्के मत बेड़ो। इस सेंटेंस को पढ़ो और इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो और फिर कंजंक्शन भरो। शी वॉज वेटिंग फॉर यू सो इम्पेशेंटली, वो इतना ज्यादा इम्पेशेंटली वेट कर रही थी तुम्हारा कि वो खुद को रोने से रोक नहीं पाई, जैसे ही उसने देखा तुम्हें उसकी तरफ आते हुए। वो इतना इम्पेशेंटली वेट कर रही थी तुम्हारा कि जैसे ही तुम उसने देखा तुम्हें उसकी तरफ आते हुए, वो उसने रोना शुरू कर दिया। कई बार होता ना, हम किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, वो हो जाती है तो एकदम से आंसू आ जाते हैं, है ना। तो भैया यहाँ पे जैसे यहाँ पे पेयर लगेगा सो दैट वाला, यहाँ पे को दो चीजों का कंपैरिजन करना है। ये इम्पेशेंटली का किसी और एक्शन के साथ कंपैरिजन करना है कि मैं यहाँ पे सिमली लगा के बैठूं। भैया यहाँ पे सो दैट वाला पेयर लगेगा जो कल पढ़ा था, ही सो रिच दैट ही कैन बाय एनी कार। शी वॉज सो इम्पेशेंट, शी वॉज सो इम्पेशेंट दैट शी couldn't solve even one question, that she couldn't wait for even 1 second. She was waiting so impatiently that she couldn't help crying. कुछ बातें आ रही हैं याद, यहां पे सो दैट वाला पेयर लगेगा। इसमें बताओ जरा। इसका आंसर बताइए जरा। बस बोर्ड करने के इमीडिएटली बाद, जैसे बस बोर्ड करी, जैसे वो बस पे बैठा, इमीडिएटली उसके जस्ट बाद उसने कंडक्टर से पूछा। अब यहां पे आस्क वर्ब है, आस्क वर्ब के साथ कौन सी कंजंक्शन आती है, आस्क के साथ कौन सी कंजंक्शन आती है, आस्क के साथ कंजंक्शन आती है इफ या वेदर, आस्क के साथ कंजंक्शन आती है इफ या वेदर। क्या हो गया भाई, कमेंट कैसे पॉज हो गए एकदम। अब खुले एकदम, सारे इकट्ठे आए धड़ाक से। इसमें बताओ जरा। ये कुछ बढ़िया सवाल, इसका आंसर बताओ तुम, ए बी सी डी नहीं, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर वही बच्चे कर पाएंगे जिसको सेंटेंस पढ़ के कम से कम मीनिंग निकालना आता है, जो थोड़ी मोटी रीडिंग करता है। हेल्प क्राइंग का मतलब रोने से रोक ना पाना। आई कोडेंट हेल्प क्राइंग, आई कोडेंट हेल्प लाफिंग, मतलब मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाया, मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। ये एडवांस वर्ब में पढ़ाया जाता है। कोडेंट हेल्प के बाद अगर बट लगा दें तो आगे वेर इन्फिनेटिव आता है, आई कोडेंट हेल्प बट क्राई, आई कोडेंट हेल्प बट लाफ, और बट ना लगाएं तो आगे जेरेंड आता है, आई कोडेंट हेल्प क्राइंग, आई कोडेंट हेल्प लाफिंग, आई कोडेंट हेल्प स्लीपिंग, आई कोडेंट हेल्प स्टडिंग। इस सेंटेंस में मुझे बताइए कि क्या आंसर है। देखते हैं कितने लोग आंसर बता पाएंगे। सेंटेंस को आराम से पढ़ो, जो बच्चे इस सेंटेंस का मीनिंग निकाल पाएंगे वही इस सेंटेंस का आंसर कर पाएंगे। ये वो वाले सवाल नहीं है, नो सूनर के साथ दैन आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ वैन आता है, इधर के साथ और आता है, उनकी पोजीशन देख लो, ये उस टाइप का टुच्चा सवाल नहीं है।
लेकिन आप बोले थे नरेशन में क्वेश्चन पूछने पर वेदर आएगा। विवेक कुमार दोबारा देखिए, ई फॉर वेदर दोनों पढ़ाया है। बिना जाने बिना सोचे ऐसे कमेंट नहीं किया करते सर, आपने कहा था वेदर आएगा, ई फॉर वेदर दोनों पढ़ाए थे। दोबारा आंखें खोल के कृपया वो लेक्चर देखें। आगे अगर और का पेयर बन रहा हो तब वेदर प्रेफर करते हैं, आगे और का पेयर नहीं बन रहा तो ई फॉर वेदर दोनों सही है। तुम मार रहे हो तुक्के। इस सेंटेंस का मीनिंग पढ़ो, इस सेंटेंस का मुझे मीनिंग बताओ, मीनिंग क्या है इसका। मीनिंग निकाल लोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। मीनिंग निकाल लो, मीनिंग मीनिंग निकाल लो, मीनिंग। तुक्के मत बेड़ो, कुछ भी गलतियां निकाल रहे हो बिना मतलब की। थोड़ा सा इसके अंदर टेंस चैप्टर का भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का क्या लोचा होता है। पास्ट परफेक्ट में जो एक्शन होता है वो पहले ही हो चुका होता है। पास्ट परफेक्ट में जो एक्शन होता है वो पहले ही हो चुका होता है। इससे कुछ आपको हिंट मिलेगा अगर आपको याद हो तो। सिंगल एक बच्चे ने आंसर सही नहीं दिया है, एक बच्चे का आंसर सही आ गया, साफिर अहमद का। बहुत बढ़िया। यहां पे बच्चे आएगा बाय द टाइम। अगर आपकी ग्रामर पे छोड़ो, पहले तो मीनिंग पे पकड़ होगी तभी आप इस लेवल तक पहुंच पाओगे। अगर आपको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग ही निकालना नहीं आता, आप तो वही सिंपली वही याद है, नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ वैन आता है, इधर के साथ नॉर आता है, बोथ के साथ एंड आता है। ये उस टाइप का एरर भैया था नहीं। इस सेंटेंस का मतलब है कि जब तक उसने काम पूरा किया था, जब तक उसने काम पूरा किया था उससे पहले ही मतलब मैं उम्मीदें छोड़ चुका था पार्टी पे टाइम पे पहुंचने की। मतलब जैसे तुम्हें पार्टी में जाना है, तुम्हें पार्टी में जाना है, तुमने अपनी वाइफ को कहा कि अच्छा पार्टी में चलेंगे, उसने कहा मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर रही हूं और फिर चलेंगे। आपने देखा आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अब तुम उसको कुछ कह भी नहीं सकते। कह दिया तो पार्टी में जाना छोड़ो, 2 दिन घर में लड़ाई चलेगी, तो फिर अपना चुप करके बैठे हो। मतलब उसके काम पूरा होने से पहले ही, उसके काम पूरा होने के बाद नहीं, उसके काम जब तक उसका काम पूरा हुआ, जब तक उसका काम पूरा हुआ ना तब तक मैं उम्मीद छोड़ चुका था। जब तक उसने बोला ना हाँ जी हो गया, चलो काम पूरा हो गया चलो, मतलब उसके काम पूरा होने तक, उसके काम पूरा होने से पहले ही मैं उम्मीद छोड़ चुका था। मतलब जब तक उसका काम पूरा हुआ, जब तक उसका काम पूरा हुआ, मैं पार्टी में टाइम से पहले टाइम पे पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुका था। ये इस सेंटेंस का मतलब है। यानी काम पूरा बाद में हुआ था, उम्मीद पहले ही छोड़ चुका था। अब आपने अगर 10th चैप्टर पढ़ रखा है तो वहां पे बाय द टाइम के साथ आपको 2 स्ट्रक्चर पढ़ाए जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट वाला और पास्ट परफेक्ट वाला। ये वो स्ट्रक्चर था, ये वो स्ट्रक्चर था जी। नेक्स्ट पे आइए। अच्छा सवाल था, 2-3 बार इसको रीड करोगे तब आएगा समझ में। इसमें बताइए जरा। चलो थैंक यू साफिर भाई। हार्डली हैड आई अराइव्ड देयर, मैं वहां पे पहुंचा ही था, मैं वहां पे पहुंचा ही था जब मुझे वापस बुला दिया गया। ये उस टाइप का वो टुच्चा एरर है कि हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर आता है। व्हेन प्रेफर किया जाता है लेकिन बिफोर दिया हो तो वो भी गलत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये आसान एरर था, इसमें कोई दम नहीं था। इस पे आओ जरा। इसमें बताओ जरा। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। दिन खत्म होने तक, दिन खत्म होने तक हम बड़े थके हुए थे और खुश थे।
दिन खत्म होने तक हम बड़े थके हुए थे और खुश थे। वाह भैया, थक के कौन खुश होता है? यहाँ पे एक साइड पे टायर्ड वर्ड लिखा हुआ है, एक साइड पे हैप्पी वर्ड लिखा हुआ, बीच में एंड लगा रखा है। ऐसा कैसे हो सकता है कोई थक के खुश हो रहा हो कि भैया थक गए और आहा मजा आ गया थक के आज तो? ऐसा कौन बोलता भैया? दिन खत्म होने तक हम थके हुए थे लेकिन खुश थे। हम थके तो हुए थे लेकिन खुश थे, क्योंकि हमारे जो एफर्ट्स थे वो बर्बाद नहीं हुए। हमारे जो एफर्ट्स थे वो बर्बाद नहीं हुए। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं दोनों। थके तो हुए थे लेकिन खुश थे, थके तो हुए थे लेकिन खुश थे, तो यहां पे आएगा बट, क्योंकि हमारे एफर्ट्स बर्बाद नहीं हुए थे। काफी बच्चों को ये बाय द एंड की वजह से यहाँ परफेक्ट वगैरह करने के सोच रहे हैं बच्चे। बाय द एंड सिर्फ इस टाइम के लिए आए, इस टायर्ड का समय बताने के लिए आए। ये कोई दोनों एक्शन का कंपैरिजन नहीं कर रहा आपस में। ये थकने और खुश होने के टाइम का कंपैरिजन नहीं कर रहा। ये बस ये कहना चाह रहा है कि दिन खत्म होने तक हम बड़े थक गए थे लेकिन हम खुश थे कि हमारे एफर्ट्स बर्बाद नहीं हुए। चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जल्दी जल्दी ये 5 वोकैब के सवाल हैं, ये बताओ जरा। एक्सपेंसिव का सिनोनिम बताइए। एक्सपेंसिव का सिनोनिम, एक्सपेंसिव का सिनोनिम। जेंटल मतलब सॉफ्ट, अगर कोई पर्सन जेंटल है तो सॉफ्ट स्पोकन है। सोबर, सोबर बिहेवियर, सोबर कलर, ज्यादा तड़क भड़क वाला कलर ना होना, सोबर कलर होना। अगर कोई पर्सन सोबर है तो उसने शराब नहीं पी रखी, बिना पिया हुआ सूफी। माइल्ड मतलब बीच का। डियर, अगर कोई चीज डियरर हो जाती है, डियर का मतलब प्रिय भी होता है। अगर कोई चीज पहले से डियरर हो गई तो वो महंगी हो जाती है। आपने एक वर्ड सुना होगा डीए मिलता है सरकारी नौकरी में, डियरनेस अलाउन, अलाउंस, महंगाई भत्ता। नेक्स्ट पे आ जाइए। एंटोनिम बताइए, उल्टा बताइए डिवाइड का। डिवाइड का उल्टा बताइए। डिवाइड का उल्टा, डिवाइड करना, बांटना, ब्रेक करना, स्प्लिट कर देना, ये तो सिनोनिम हो गए दोनों के दोनों। एनगल्फ करने का मतलब होता है घेर लेना। एनगल्फ वर्ड पढ़ा होगा आपने जब 10वीं क्लास में या 9वीं क्लास में, अमीबा पढ़ा होगा। ऐसे फूड पार्टिकल होता है, अमीबा चलता हुआ आता है, फिर इसको दो ऐसे फूड पार्टिकल को घेर लेता है ऐसे करके, अमीबा। ये एनगल्फ वर्ब पहली बार मैंने तो वहां सुनी थी, आपने भी शायद वहीं सुनी होगी। एनगल्फ करने का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर निगल लेना, चारों तरफ से घेर लेना, एनगल्फ कर लेना। यहां पे इसका उल्टा आएगा जी यूनाइट। डिवाइड करने का उल्टा आ जाएगा जी यूनाइट। नेक्स्ट पे आ जाइए। अ बेड ऑफ रोजेज, अ बेड ऑफ रोजेज, अ बेड ऑफ रोजेज। मंडे को मैं आपको एक काम करता हूं, ठीक है। कल कल की क्लास में भी एक बच्चा कह रहा था मंडे को ना, मंडे को कोई चैप्टर प्रैक्टिस कराने की बजाय, मंडे को कोई चैप्टर प्रैक्टिस कराने की बजाय मैं आपको जो वोकैब बैच मेरा अनअकैडमी पे चल रहा है ना, उसका एक डेमो दे देता हूं। ईडीएम्स याद करा देता हूं, ईडीएम्स याद करा देता हूं, ठीक है। वोकैब ऐसी चीज है, देखो ग्रामर अगर मतलब अधूरी सी पढ़ा दी जाए, कहने का मतलब एक चैप्टर शुरू किया, उसके 2 रूल बताए, बाकी नहीं बताया, तो फिर वो कोई मजे वाली बात नहीं है। लेकिन वोकैब के तो अगर 4 वर्ड भी पढ़ा दिए जाए तो नुकसान तो कुछ होगा नहीं, फायदा ही होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे मत सोचना कि भैया 2 वर्ड पढ़ा के छोड़ दिए। उस बैच की मैं आपको ईडीएम्स की स्लाइड करा देता हूं, ठीक है। कुछ ईडीएम्स आपको याद करा देता हूं पिक्चर्स की फॉर्म में, जाके आपको पता भी चल जाएगा कि भैया कैसे पढ़ा रहा हूं उस बैच के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आप कंटिन्यू कर लोगे, नहीं तो अपना, ठीक है। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है प्लेजेंट और हैप्पी सिचुएशन, इजी और इजी हैप्पी सिचुएशन। इसमें बताओ, इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, अपना उधार वापस करने में इनकैपेबल होना, अपना उधार वापस करने में इनकैपेबल होना, अपना उधार वापस। अब ये सीबीआई इंस्पेक्टर जी कह रहे हैं डेमो देखेंगे तो अच्छा ही होगा, फिर भाई रिव्यू ले लो, है ना। पूरे बैच का रिव्यू ले लो, अनअकैडमी पे कमेंट वगैरह करके पूछ लो बच्चों से जो लगातार पढ़े हुए हैं, जिन्होंने पूरा बैच लगाया कैसा है डेमो। तो बाकी बात तेरी ठीक है, डेमो तो सबका ही अच्छा होता है, ये भी तेरी बात ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि एक वही वही क्लास अच्छी हो बाकी सारी खराब हो, ये भी हो सकता है, बात में दम है तेरी में। वैसे मैं अपने बैच का फीडबैक ना पहले दिन नहीं लास्ट दिन लेता होता हूँ,
जितने आज तक मैंने अनअकैडमी पे बैच पढ़ाए हैं, चाहे मैंने प्रूडेंस पे बैच पढ़ाए हैं, चाहे मैंने अपनी ऐप पे बैच पढ़ाए हैं, मैं बैच का फीडबैक लेता हूं आखिरी दिन। आज तक मैंने अनअकैडमी पे जितने बैच पढ़ाए हैं उसके आखिरी दिन मैं एक पोल चलाता हूं कि भैया जो आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के पैसे लगाए वो वसूल हुए तो ए दबा दीजिए, नहीं मजा आया, नहीं सेटिस्फैक्ट्री पढ़ाया तो फिर बी दबा दीजिए। ये पोल आज तक मैंने बैच पढ़ाया 97 से नीचे कभी नहीं गया। 97 भी एक ही बैच में गया था, वरना जनरली 99 या 100 के आसपास ही रहता ही बैच। बात एकदम सही बात है बच्चे, मैं भी खुद भी यही मानता हूं कि टीचर यार पहले 2 दिन 2 3 4 दिन तो सब बढ़िया लगते हैं, असली पता तभी चलता जब बैच की आखिरी क्लास हो। वहां सारे जब तब तक आदमी को पता चल चुका होता है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। इसी उसूल पे पढ़ाता आया हूं, ठीक है। और जब ये उसूल मर जाएंगे तब मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। जब तक पढ़ाऊंगा तो इन्हीं उसूलों पे पढ़ाऊंगा कि अगर कोई टाइम दे रहा है, अपना फ्री क्लास है, टाइम दे रहा है, तो उसको टाइम के वैल्यू का कंटेंट मिलना चाहिए, भले ही फ्री क्लास है। और अगर कोई पैसा लगा रहा है तो उसके पैसे का एक एक रुपया वसूल होना चाहिए। सर आप यहीं पढ़ाया करो, छोड़ दो अनअकैडमी वगैरह, वो सही नहीं है। हाँ बच्चे ठीक है, मैं यहीं पढ़ा लूंगा। महीने के जितने वो देते हैं उसके आधे भी दे दिया करो तुम, उसके आधे छोड़ो उसका बटा 4 भी दे दिया करो तो भी छोड़ दूंगा। और बताओ, कहना बहुत आसान है अजय मीना। अपने पापा मम्मी को बोल के देखा है? पापा मम्मी को बोल के देखा है क्या कि नौकरी छोड़ दो? क्या करोगे नौकरी करके? बवड़ी बूच। इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, इनसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाना, बैंक करप्ट हो जाना, एक्स्ट्रा वैगेंट, जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाला, ऑब्सोलीट माने पुराना, करप्ट माने करप्ट ऑफिसर, सुना ही होगा, रिश्वत वगैरह लेने वाला। इसमें बताइए जरा। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? क्रीमेटर, क्रीमेशन करने वाला, शव वगैरह जलाने वाला, क्रिकेटर, क्रिकेटर खेलने वाला, क्रैकर, पटाखे बेसिकली। क्रिएटर की स्पेलिंग गलत है, क्रिएट करने वाला TOR आएगा इसके अंदर। क्रिएटर की स्पेलिंग गलत है इसके अंदर, यहां क्रिएटर की स्पेलिंग गलत है। चलो आप एक काम करना, आज मेरे कहने से एक काम करना, ये जैसे केशव श्रीमल ने जैसे कमेंट अपना फीडबैक दिया है, जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आज तक आप मुझसे कहीं भी पढ़े हो, प्रूडेंस में पढ़े हो, चाहे फिर आप मेरी ऐप पे पढ़े हो, चाहे अनअकैडमी पढ़े हो, कहीं भी पढ़े हो, इस बैच के नीचे, इस वीडियो के नीचे अपना फीडबैक देना, भैया आपको बैच कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में। अभी नहीं, अभी टाइप करोगे तो वो बाद में बच्चों को दिखेंगे नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी, अभी 2 मिनट बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी, वहां पे कमेंट करके बताना, ठीक है, वहां पे कमेंट करके बताना। चलो जी, तो अब अगली क्लास होगी अपनी मंडे को 5 बजे वाली क्लास भी होगी, यानी प्रैक्टिस बैच की जगह उस दिन तो कराऊंगा वोकैब, उस दिन तो वोकैब का डेमो दूंगा आपको, ठीक है। और रात को 10 बजे वो जो सीपीओ का पेपर डिस्कशन चल रहा है वो कराऊंगा। ये दोनों क्लासें होंगी मंडे को। और आज रात को एक वीडियो भी डाल लूंगा मैं, जिसमें वो वाला बेसिक सवाल होता है बच्चों का, चैप्टर वाइज एरर तो हो जाते हैं, मिसलिनियस नहीं होते, क्या करूं, वो वीडियो डल जाएगी रात को 10-11 बजे, उसको शेयर कर देना भाई, ठीक है जी। और जो बैच के बारे में पूछ रहे हैं बार बार बच्चे, बैच मेरा 2 महीने में एक बार आता है अनअकैडमी पे। पिछला बैच आया था 18 मई को, 18 मई को ये वाला जो बैच आया था, इसकी 10-12 क्लास गई हैं। आप बाकी पिछली क्लास रिकॉर्डेड देख के आगे या तो इसको कंटिन्यू कर लो, नहीं तो 18 जुलाई तक का वेट कर लो। 18 जुलाई को अब नया बैच आएगा, 2 महीने में एक ही बार आता है बच्चे मेरा ये वाला बैच। बाकी अभी जो फिलहाल बैच आएंगे इस महीने में, जून के महीने में 2 बैच आएंगे, एक तो वोकैब का और एक प्रैक्टिस का। अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो जैसे वोकैब में कुछ ऐसा तो है नहीं कि पीछे का पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा समझ में नहीं आएगा। आप ऐसा कर सकते हो कि अभी आपने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लिया AVS 10 कोड लगा के, तो जब तक ये 18 जुलाई वाला बैच नहीं आता तब तक अपना वोकैब वाले बैच कवर कर लो, ये कर सकते हो आप। और जब ये 18 जुलाई को बैच आ जाएगा तब अपना लगा लेना, ठीक है भाई।
चलो जी, आसिफ भाई मिल गया होगा मुझे लगता है जवाब। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे ये व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप पूछ सकते हो, स्टाफ आपको बता देंगे कोई क्वेरी होगी तो। आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। अब इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट में फीडबैक देना मत भूलना, ठीक है। आप कुछ मत करो, कोई वीडियो शेयर मत करो, कुछ मत करो, लेकिन आज मेरे को वो फीडबैक चाहिए। जो भी बच्चा आज तक मुझसे पढ़ा और अब ये मेरी वीडियोस देखता है, अपने बैच का फीडबैक बताना इस वीडियो के नीचे कमेंट में, ठीक है जी। आज के लिए गुड नाइट।